हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपको इंग्लिश बाय मिराज यूट्यूब चैनल पे आज के क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जितना पढ़ लिए थे उसके बाद अब नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं। अब हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं। वैसा नाउन जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, परंतु महसूस किया जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ फीवर लिखा गया। फीवर दैट मीन्स बुखार। इसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दूसरी बात कि फीवर को हम माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं, परंतु इसको देख नहीं सकते हैं, परंतु इसकी आभास किया जाता है, महसूस किया जाता है। इस आधार पर यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन द सेम में लव लिखा गया है। ये जो शब्द है इसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये लिखा हुआ वर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। पहला उसमें आता है स्टेट, उसकी अवस्था क्या है। ठीक, जैसे आपकी पॉवर्टी लिखा हुआ, गरीबी, यूथ, युवा, बॉयहुड, लड़कपन, ये आपके अवस्था को दर्शा रहे हैं। जो भी अवस्था होगा वो दिखाई नहीं देते हैं, जो चीज़ दिखाई नहीं देते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत है और उनको महसूस भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है एक्शन। एक्शन में लव, स्नेह, लाफ्टर, हंसी, हैटर्ड, ये हमारे एक्शन है। जितने भी एक्शन है, बैठना, उठना, खेलना, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है क्वालिटी। जो भी गुण होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी और सत्यता, ये गुण को दर्शाते हैं। और जो भी गुण दर्शाएंगे वो क्वालिटी दर्शाएंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ साथ जितने भी खेल के नाम होते हैं, खेल का नाम होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। दूसरा, जितना एक्शन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितना आपके डिजीज के नाम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इस डिजीज का मतलब बीमारी, और इसी एस के जगह अगर सी हो जाए, DICES, तो उसकी मतलब होता है मृत्यु। अब हम जानते हैं कि जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, दुनिया उसको अनकंटेबल मानती है। और जो चीज़ को अनकंटेबल माना जाता है वो सिंगुलर होता है, और जो चीज़ सिंगुलर होता है वो क्रिया सिंगुलर रहता है। यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, एक निष्कर्ष निकला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकंटेबल नाउन है, यह सिंगुलर है और सिंगुलर क्रिया लेते हैं।
तो इसका पहला जो नोट है जो ये कह रहा है कि ये सिंगुलर होते हैं। दूसरा, जो चीज सिंगुलर होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लव इज लाइफ। यहाँ पे लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज लाइफ। यहाँ पे जो ऑनेस्टी शब्द लिखा गया है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसका अनुपात क्रिया सिंगुलर है। यहाँ पे जो शब्द लव लिखा गया है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इनका अनुसार क्रिया सिंगुलर होना चाहिए। तीसरा कंसेप्ट कह रहा है इसका, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग प्रायः नहीं करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, द ब्रेवरी इज द boon of God and it is not enjoyed by craven। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है poverty is harmful। पहला क्वेश्चन मेरा है कि मैटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्रायः आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि द ब्रेवरी इज द बून ऑफ गॉड एंड इट इज नॉट एंजॉयड बाय क्रेवन। क्रेवन मीन्स कोवार्ड, कोवार्ड मीन्स डरपोक। तो ब्रेवरी जो बना है वो शब्द ब्रेव से बना है, ब्रेव से बना है ब्रेवरी। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग प्रायः नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि पॉवर्टी इज हार्मफुल, पॉवर्टी जो बना है वो पुअर से बना है, पॉवर्टी जो बना है पुअर से बना, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्रायः आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करता, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे द नहीं लगता है। ठीक, अब कह रहा है इसका चौथा कंसेप्ट कह रहा है, इसका चौथा कंसेप्ट ये कह रहा है कि इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग तब करते हैं जब इसको पार्टिकुलर बना दिया जाता है।
लास्ट कॉन्सेप्ट इसका कह रहा है कि इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग तब करते हैं जब इसको खास बना दिया, पार्टिकुलर बना दिया जाता है। यहाँ लिखा है द लव ऑफ शाहजहां इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो ये लव जो शब्द लिखा गया है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे जो शाहजहां आ रहा है ये इसको पार्टिकुलर बना रहा है। क्यों पार्टिकुलर बना रहा है? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के, इंडिविजुअल व्यक्ति के, स्पेसिफिक पर्सन के लव को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये पार्टिकुलर हुआ और इसलिए इसमें पहले आर्टिकल द लगा है। जब भी किसी सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं हो तो उसको बोलते हैं नो एरर, इसलिए सेंटेंस में कोई गलतियां नहीं है। यहाँ लिखा द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। तो ब्रेवरी जो शब्द बना हुआ है वो ब्रेव से बना हुआ है, ठीक। ये एडजेक्टिव है, इससे बना है नाउन ब्रेवरी, ब्रेवरी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पढ़ते हैं द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क, मतलब जॉन नाम की कोई व्यक्ति है उसके हम ब्रेवरी की बात कर रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये जो ब्रेवरी है वो स्पेसिफिक एक व्यक्ति की बात की जा रही है, पार्टिकुलर वन पर्सन की इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये जो शब्द है स्पेसिफिक है, इसलिए पहले इनका आर्टिकल द लगे। जब भी किसी सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं हो तो उसके लिए हम लिखते हैं नो एरर। नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? ठीक, मुझे जानना है कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं वैसा नाउन जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे 3 लिखा गया बॉय गर्ल सेलर। अगर बॉय बोला गया जैसे मोहन, सोहन, अगर मोहन बोला गया, सोहन बोला गया, तो ये पार्टिकुलर किसी पर्सन के नाम है
या स्पेसिफिक पर्सन के नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात, मोहन बोलेंगे तब भी बॉय को इंडिकेट करेंगे, सोहन बोलेंगे तब भी बॉय को इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब जो अन्य बॉय होगा वो भी इसके अन्य जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत नाम आएंगे वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब बॉय एक वर्ड, सिंगल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एक सिंगल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और संसार में जितने भी पुरुष वर्ग में बॉय होंगे वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे, इसलिए एक कॉमन नाउन है। अब बात है कि हम तो कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हम किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो एक स्कूल में मान के चलते हैं 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उसके क्लास अलग अलग होते हैं, उसके सेक्शन भी कभी कभी अलग होते हैं। पर बात यह है कि मान लीजिए कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और उसको एक टूर्नामेंट खेलना, एक प्रतियोगिता में भाग लेना, कंपटीशन में भाग लेना है। अगर वो कंपटीशन में भाग लेना है उसको, तो अगर मान के चलते हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, तो 11 प्लेयर और 4 एक्स्ट्रा अतिरिक्त लिए जाएंगे स्टेपनी के लिए। तो अब बताइए 15 बच्चे के चुनाव किए जाएंगे इसमें से, तो जो सारे बच्चे होंगे सबका अपना नाम, तो सारे बच्चे प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉय बोलेंगे स्कूल के आधार पे तो वो कॉमन नाउन। लेकिन उस स्कूल से कुछ बच्चे का चुनाव किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा कि ये हमारे स्कूल से बच्चे खेलने जाएंगे, तो एक समूह में होंगे, एक विचारधारा के, क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट के साथ, फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉल के साथ, तो एक समूह में होंगे। तो जब भी जाएंगे कहीं पे खेलने के लिए पूरे समूह एक साथ जाएंगे। तो अब बोला कि मैंने एक टीम का गठन किया विद्यालय में, एक टीम का गठन किया, तो ये जो पता चला ये सारे लड़के नहीं, कुछ लड़कों का एक समुदाय बना, इसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जस्ट एग्जांपल, गर्ल मान के चलते हैं ये सीता है और ये गीता है, ये अगर गीता बोलते हैं, ये तीनों पार्टिकुलर लड़की का नाम है, गर्ल्स का नाम है, सब प्रॉपर नाउन है, और एक नाम लेने से पूरे जाति का बोल, तो ये आपके कॉमन नाउन। और मान लीजिए इसको भी टूर्नामेंट में भेजना, तो भी टीम ही बनाएंगे, इसलिए ये जो होंगे इसका भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे और इसके अंतर्गत भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला, जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, जो संगठन का पता चले, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख दिया गया है, बंच, क्लास, आर्मी, पीपल, कैटल, पार्लियामेंट, etc। कुछ एग्जाम्पल लिखे गए, ग्रुप ऑफ पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविक होते हैं उनके जो समूह होते हैं उसको क्रू बोला जाता है, और ये सब पुरुष पर्सन के अंतर्गत आएंगे। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये क्रू जो शब्द है, जो टीम जो शब्द है, जो क्लास जो शब्द है, जो आर्मी जो शब्द है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है, और ये कलेक्टिव नाउन जो बने हैं वो ग्रुप ऑफ पर्सन में आते हैं। और यहाँ पे लिखा गया ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ फ्लीट ऑफ शिप, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, पब्लिक कीज, और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे जो फ्लीट, जहाजों का बेड़ा, बंच गुच्छा, लाइब्रेरी पुस्तकालय, यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन दर्शाया गया है वो ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं का एक समूह को दर्शाया गया है। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हैं। आगे जानते हैं, कलेक्टिव नाउन भी 3 प्रकार के होते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं। हम तीनों का आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे।
आप जानते हैं हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कैसे करते हैं। पहले अगर ये कलेक्टिव नाउन है, अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो पक्का है कि भीड़ का पता चलेगा, समूह का पता चलेगा अथवा संगठन का पता चलेगा। लेकिन अगर ये भिन्न भिन्न प्रकार से बने होंगे तब इसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए फर्नीचर, लकड़ी की सामग्री, लगेज, सामान, बैगेज, बोरिया, बिस्तर, सीनियर, दृश्य। जैसे मान लीजिए किसी बच्ची की शादी होती है तो उसके गार्जियन बोलते हैं मुझे फर्नीचर के सामान देना है, मतलब पलंग देना है, उसके लिए कपबोर्ड देना है, टेबल देने हैं, चेयर देना है, कुछ खास समूह में देते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी में जितने मैन्युफैक्चर होते हैं वो सारे के सारे दे दिए जाते हैं। तो मतलब ये जो बना है फर्नीचर जो बना है वो वुड से बना है और वुड मटेरियल नाउन है और इससे निर्मित जितने भी थिंग्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो सब के सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और उसमें से कुछ वस्तुओं का संग्रह कर करें हमने एक चीज बनाया फर्नीचर। कहने का मतलब है जैसे किसी बच्चे की शादी होती है तो हम टेबल देते हैं, चेयर देते हैं, कपबोर्ड देते हैं, बेड देते हैं। इन तमाम चीजों को मिलाकर ये सारे के सारे अलग अलग तरह के, सबका अलग अलग काम है, लेकिन इसको सब मिलाकर एक नाम बनाया गया कि जब भी बच्ची की शादी होगी फर्नीचर के सामान दिए जाएंगे। तो फर्नीचर तो अलग अलग समुदायों से मिलकर बना है, लेकिन बनने के बाद कितना बना है तो वन बना है, वन बना है। यहां से ये निष्कर्ष निकला कि जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जो चीज सिंगुलर होते हैं क्रिया द सिंगुलर लेते हैं। और इसका कंसेप्ट है कि इसके पहले द हमेशा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला ये सिंगुलर है, दूसरा अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, तीसरा कि इनके पहले द लगता है। इससे पहले हम एक और एग्जाम्पल को चर्चा कर देते हैं, लगेज। हम जब भी यात्रा करते हैं ट्रेन से तो लगेज में हम अपने सामान को रखते हैं। जो भी व्यक्ति ट्रेवलर्स होते हैं वो अपने लगेज को एक लगेज बॉक्स में रखते हैं। तो लगेज बॉक्स में जो भी सामान रखे जाते हैं अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इसका मतलब उसमें रखने वाले पदार्थ डिफरेंट टाइप के, सेवरल टाइप्स के, इट मे बी पॉसिबल। परंतु जिस बॉक्स में रखा जाता है उस बॉक्स का एक ही नाम रखा गया है, लगेज। इसका मतलब इसमें जो सामान आते हैं, जो विक्चुअल्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, पर जिस बॉक्स में रखा जाता है उसका नाम एक, इसका मतलब ये सिंगुलर है। जो चीज सिंगुलर होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन में ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का कंडीशन है कि इसके पहले द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ अदर साइड। सीनरीज जो लिखा हुआ है ये मेरा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है।
और ये भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इसके आधार पर जो सिंगुलर होना चाहिए वो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, तो वर्ब तो सिंगुलर, इसको भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, होगा सिनेरी। अब बात आया कि यहाँ पे जो द लगा हुआ है वो सही है, क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट का रहा है, इसके पहले आर्टिकल द लगते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन कह रहा है, कॉलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब भीड़ होगा या समूह का बोध होगा अथवा संगठन का पता चलेगा। परंतु ग्रुप कह रहा है तो एक समूह होता है, और ऐसे समूह होता है जो सेम टाइप के पर्सन थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब भीड़ में से वैसे भीड़ या समूह में से वैसे समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, उसको ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कैटल लिखा, कैटल का मतलब होता है पशुगण। अगर मैं एनिमल बोलता हूं, सपोज एनिमल मैं बोलता हूं, तो कोई भी जानवर हो सकता है, तो मतलब एक कॉमन नाउन है। अगर मान के चलते हैं हमने जेब्रा बोल दिया, एलिफेंट बोल दिया, एलिफेंट बोल दिया, तो ये पार्टिकुलर या स्पेसिफिक एनिमल्स का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। लेकिन यही जो पार्टिकुलर एनिमल होते हैं वो किसी खास जगह पे, पार्टिकुलर स्पेस पे, एक कम्युनिटी में, एक ग्रुप में रहते हैं। जैसे कुत्ता है तो वो कुछ कुत्ते हमेशा एक जगह एक झुंड में रहते हैं। जैसे हिरन हो गया दूसरा, जितने भी हिरन भारत में पाए जाते हैं वो एक जगह पाए नहीं जाते हैं, वो किसी खास क्षेत्र में कुछ संख्याओं में 5, 10, 20 लाइक के समूह में होते हैं, तो वो पशुओं के समूह होता है। दूसरा बात, अगर एक कुत्ता है तो जब भी रहेगा वो कुत्ते की ही बिरादरी में, एक शेर है तो एक शेर की बिरादरी में ही रहेगा। मतलब जो भी पशुओं का समूह होता है वो एक ही प्रकार के समूह होते हैं। जैसे कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, शेर तो शेर, हाथी तो हाथी, ये सारे के सारे एक ही तरह के लोग हैं। अब बात आया जो व्यक्ति एक ही प्रजाति के और एक ही टाइप के हैं, अगर वो समूह में रह रहे हैं तो वह एक होंगे कि एक से अधिक होंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, जब भी व्यक्ति समूह में रहते हैं वो एक टाइप के हो तो हमेशा मोर देन वन होते हैं। जो भी चीज मोर देन वन हो वो हमेशा प्लुरल होते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकला कि ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो प्लुरल होते हैं, और जो चीज प्लुरल होते हैं वो क्रिया प्लुरल लेते हैं, वर्ब प्लुरल लेते हैं। और इसका कंसेप्ट है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के पहले नोट समझते हैं, ये प्लुरल होते हैं। दूसरा, जो चीज प्लुरल होते हैं वो प्लुरल वर्ब लेते हैं। तीसरा, इनके पहले आर्टिकल द लगता है, द लगता है। एग्जाम्पल हम लिख के दिखाते हैं यहाँ पे आपको। The cattle are grazing crops and destroying my crops. ये आपके जो लिखा हुआ है ये ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन है, और ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन प्लुरल होते हैं। और जो चीज प्लुरल होते हैं उसको प्लुरल बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये प्लुरल है तो क्रिया प्लुरल होना चाहिए, प्लुरल वर्ब तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑलरेडी बने बनाए प्लुरल हैं, इसलिए इसमें एस नहीं होगा। इसके जगह लिखेंगे हम कैटल।
अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मेरा थर्ड कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांट बांट कर अलग करना होता है। कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब भीड़ का पता चलेगा, समूह का पता चलेगा, संगठन का पता चलेगा। तो वैसे कलेक्टिव नाउन जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, ये तो होना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपस में रहते हैं और कभी प्रभावित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कभी कभी यूनानिमस होते हैं, सर्वसम्मति से होते हैं, और कभी कभी वह डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ से दो कंडीशन आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कभी कभी यूनानिमस होते हैं, ऑफ वन माइंड, यूनानिमस होते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यूनानिमस होते हैं, सर्वसम्मति से होते हैं। जब कोई काम सर्वसम्मति से होता है, सबकी मर्जी को, सबकी इच्छाओं को एक साथ लेकर किया जाता है, वो एकमत से होता है। जो चीज एकमत से होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और जो चीज सिंगुलर होता है वो क्रिएटिव सिंगुलर लेते हैं। और ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के जितने तीनों पार्ट थे सारे के साथ दौलत, इसलिए के आर्टिकल तो इसके साथ में लेंगे। तो इसका पहला कंसेप्ट कह रहा है कि ये सिंगुलर होते हैं। दूसरा कह रहा है कि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। तीसरा कह रहा है कि इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। जस्ट एग्जांपल देकर हम समझाते हैं। तो कह रहा कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इनके पहले आर्टिकल दौलत। अब कैसे होते हैं? जैसे मान के चलिए ये कमेटी लिखा हूँ, कमेटी का मतलब समिति। हम अपने विद्यालय में जब सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का हम, या रिपब्लिक डे 26 जनवरी के नाम पे कोई फंक्शन करते हैं, तो विद्यालय के कुछ बच्चों को लीडरशिप करने के लिए हम एक कमेटी का चयन करते हैं। जब वो कमेटी उस फंक्शन का निर्वहन करता है और वह सारे दिशा में और सारे सेक्टर से सही तरीके से काम करते हैं तो यूनानिमसली काम होता है। और जब कोई काम यूनानिमसली होता है, सब की सहमति से होता है, तब वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर क्रिया लेते हैं। क्योंकि मतलब वो समूह में बटे नहीं है ना। दूसरा रीजन हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई काम करना है और मान लीजिए मुझे 500 रुपये सबसे लेने हैं और हम एक कंपनी में 10 आदमी हैं,
और सारे व्यक्ति मेरे बात से सहमत हो जाएंगे तो सब व्यक्ति इस पे 500 रुपये जमा कर देंगे। एक व्यक्ति दिमाग लगाया, मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, सारे ने उसका निर्वहन किया। जस्ट एग्जाम्पल, दूसरा भेड़ चलता है, एक आगे चलता है, पीछे से सारे चलते हैं। तो एक जब दिमाग लगाता है, सारा उसके पीछे फॉलो करता है, तो दिमाग एक ही का लग रहा है, तो निष्कर्ष भी जो निकलेगा वो एक ही व्यक्ति वाला है। जो शीर्ष होगा, जो जेनिथ लेवल पर होगा, उसके आधार पे किया जाएगा। इसलिए ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर क्रिया लेते हैं। अब बात आए कि कैसे जानेंगे ये यूनानिमसली है कि बट चुके, डिवाइडेड हो चुके हैं, तो सेंटेंस देखकर पता चलेगा। एग्जाम्पल पहला, द गवर्नमेंट, सरकार, यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब एकता में बंध गए, ओवर कश्मीर इशू, कश्मीर इशू मतलब कश्मीर के मुद्दे पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकार कश्मीर की जब भी बात की जाती है आपस में बन जाते हैं, मतलब सारे स्टेट के जो गवर्नमेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सब एक साथ मिलकर उस क्लैरिटी को फेस करने के लिए, चैलेंज करने के लिए यूनाइटेड हो जाते हैं, मतलब सहमति से काम करते हैं। और सहमति से करते हैं तो एक दिमाग लगेगा, सारा काम करेगा, तो सिंगुलर, इसलिए इसके आधार पर क्रिया सिंगुलर होना चाहिए। और ये जनरलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल द लगेगा। दूसरा लिखा है द कमिटी मीट्स एवरी वीक। इस वीक का मतलब सप्ताह होता है और इस वीक का मतलब होता है कमजोर। और कि कमिटी प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं, इसका मतलब क्या है, सब कुछ उनके बीच में ठीक चल रहा है, इसलिए अगर बीच में ठीक नहीं चलता तो वो ब्रेकअप हो जाता है, उसमें टूटा हो जाता है, मतलब खंडन हो जाता है। द कमिटी इज डिसाइडिंग द मैटर, कमिटी मैटर का डिसाइड कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, इसका मतलब सब चीज मिलकर एक सहमति से करे, इसलिए क्रिया सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पर सिंगुलर है। और इनके पहले आर्टिकल द लगना चाहिए, आर्टिकल द लगेगा। अब बात आया कि ये कब बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जब ये बट जाते हैं तो प्लुरल होते हैं, प्लुरल क्रिया लेते हैं। ये प्लुरल होते हैं, प्लुरल वर्ब लेते हैं और इनके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, भारत सरकार अभी कल एक परीक्षा लेने की घोषणा कर रहा है जिसके नाम है अग्नि परीक्षा। वो आर्मी के लिए 4 साल के लिए एक फॉर्म को लाए हुए हैं, जिसको स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करेगा, पास करेगा, 4 साल तक गवर्नमेंट जॉब देगा। अपनी मर्जी से किया, लेकिन आज क्या हुआ कि बच्चे उसका अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी को एडॉप्ट किया है, अपनाया है, वो स्टूडेंट को रास नहीं आया, विरोधाभास हो गया, तो वो बट गए। पहला रीजन। दूसरा रीजन आपको हम बता रहे हैं कि जब एग्रीकल्चर, कृषि कानून, एग्रीकल्चर रूल आया था, कृषि कानून लाया गया था, तो सरकार ने इसकी नीतियों के अच्छाइयों का वर्णन करते हुए ये निष्कर्ष दिया था कि ये किसान के हित में है, लेकिन अन्य पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू, किसान आंदोलन के नेता सब विरोध कर रहे थे। मतलब क्या हुआ कि जो चीज पे हम निर्णय बनाने का फैसला कर रहे हैं उस पे हमारी जो विचारधारा है, रूलिंग पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी जो विचार है, अन्य पार्टियों और किसान वर्ग के जो दल के नेता हैं उनसे मैच नहीं कर रहा, मतलब ये बट गए। जो चीज बट जाते हैं वो हमेशा प्लुरल होते हैं, आप प्लुरल क्रिया लेते हैं। दूसरी चीज, आप मान लीजिए कोई कमेटी का आयोजन करते हैं, छोटे क्लासों में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है, गांव में कोई फंक्शन कराया जाता है तो चंदा लेने के लिए कमेटी बनाया जाता है। कभी कभी होता क्या है, उस पूजा के आयोजन में या जो फंक्शन कराए जाते हैं उसके आयोजन में विरोधाभास आ जाता है, कमेटी आपस में ही झगड़ जाते हैं, बट जाते हैं। इसका मतलब
और जो कमिटी बट गया वो प्लूरल हो गया, और जो चीज़ प्लूरल होगा क्रिया प्लूरल लेंगे। अब बात है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो सेंटेंस देख के करेंगे। सेंटेंस कैसे यूनानिमसली कह रहा है कि वो डिवाइडेड होकर बात कर रहा है, वो सेंटेंस देखने पे पता चलेगा। जैसे इन तीनों एग्जाम्पल को देख के हमें निष्कर्ष ये निकला कि ये जो काम हो रहा है यूनानिमसली। अब हम देखेंगे जो काम होगा डिवाइडेड कर रहा है। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक, यहाँ तीन एग्जाम्पल लिखेंगे। द कमिटी हैज ऑब्लिक हैव लेफ्ट देयर सीट। कह रहा है कि कमिटी अपने सीट्स को छोड़ चुके हैं। इसका मतलब जितने भी कमिटी में मेंबर होंगे, जितना मेंबर होंगे उतने चेयर का अवेलेबल कराया गया होगा। जब व्यक्ति अपने सीट को लेफ्ट करके गए हैं, इसका मतलब अपने अपने चेयर को लेफ्ट करके गए, मतलब वो बट गए, अपने अपने घर जाएंगे। इसका मतलब है ये बट चुके हैं। जो चीज़ बट चुके हैं वो प्लूरल के लिए लेते हैं, इसलिए हैज ऑब्लिक हैव में हैव का प्रयोग करेंगे। द कमिटी इज ऑब्लिक आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनसी। कहा कि कमिटी के लोग जो है वो बट गए हैं। वो क्या चाहते हैं, सब कोई व्यक्ति कैप्टन बनने के होड़ में लगे हुए हैं, और जो चीज बट जाते हैं वो प्लूरल होते हैं, इसलिए के लिए यहाँ पर आर लगेगा। द जूरी टेकन देयर सीट। न्यायकर्ता अपने अपने स्थान लिए, तो ये ग्रहण किए। तो हैज ऑब्लिक हैव है, और सब कोई अपना अपना सीट लेगा तो बढ़ चुका होगा, इसलिए हैज ऑब्लिक हैव में होगा वो हैव किया होगा। इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट था मेरा, ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का था। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर में। ये कुछ क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो इसी टॉपिक्स पे रिलेटेड है, इसलिए हम यहीं पे पढ़ेंगे इसको।
ये 4 क्वेश्चन है जो ये एग्जाम में पूछे हुए हैं और अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी पे आधारित है। इन चारों क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। नो पोर्टर, पोर्टर का मतलब होता है ढोने वाला, कुली जो रेलवे स्टेशन पे पाया जाता है। अवेलेबल, उपलब्ध, ही कैरिड ऑल द लगेजेस हिमसेल्फ, मतलब कह रहा है कि कोई पोर्टर, कोई कुली उपलब्ध नहीं था इसलिए उसने अपने लगेज को ढो कर ले गया। तो हमने अभी पढ़ाया कि लगेज जो है आपका वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर क्रिया लेते हैं, इनके पहले आर्टिकल द लगता है। तो पहले आर्टिकल द लगा, कोई दिक्कत नहीं, और इसको तो सिंगुलर होना चाहिए, तो इसलिए इसके जगह पर होगा LU, मतलब ये S नहीं होना चाहिए। दूसरा है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, चार्मिंग मतलब आकर्षक, आकर्षक का मतलब अपनी ओर खींचना, मंत्रमुग्ध। और सीनरी जो भी लिखा हुआ है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर होता है इसलिए होगा सीनरी। और इसके पहले आर्टिकल तो लगता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द फर्नीचर्स, ये भी आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर होते हैं, इनके पहले आर्टिकल द लगता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ S नहीं होगा, तो इसके जगह पर लिखेंगे हम फर्नीचर। They left their luggages at home by mistakes and went to the railway station। ये लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ऊपर से ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, तो होगा लगेज। लगेज। इसके साथ साथ आप सभी बंधुक जो हमारे YouTube चैनल पे पढ़ रहे हैं उनसे उम्मीद है कि आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बात अच्छे से समझ में आते हैं, और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने पढ़ें और अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को इसे पढ़ने के लिए लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको और आपके सहपाठियों को मिले, ताकि आपके फ्यूचर भविष्य में ब्राइट हो इससे पढ़ के। और आपसे एक और उम्मीद है, आप हमारे मैथ्स चैनल पे भी मैथ पढ़ सकते हैं, जो आसान और सरल लैंग्वेज में अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बैठने के लिए, स्टैंडर्ड एग्जाम में बैठने के लिए आपको सारे सॉल्यूशंस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ नज़र रखते हुए सारे चीज़ को पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया भी जाता है। अभी हम उसमें अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं और आप सभी से उम्मीद है कि आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मेराज मैथ्स। आज का क्लास समाप्त होता है और आप सभी मेरे स्टूडेंट से सविनम्र गुड नाइट।